हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने और आज के प्रोग्राम की इस शुरुआत के पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं बीते एक सप्ताह में चर्चा में रही प्रमुख जगहों के बारे में, जो कि भारत की प्रमुख जगहें थे, जो कि मानचित्र पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से आपकी परीक्षा में आपसे पूछी जा सकती हैं। तो एक एक करके हम सवालों को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा सवाल जो कि अभ्यास प्रश्न में आपसे हमने पिछले सप्ताह पूछा था। हमने आपसे पूछा था निम्नलिखित बांधों पर विचार कीजिए, श्रीशैलम, तुंगभद्रा, नागार्जुन और उत्तर से दक्षिण तक इन बांधों का सही क्रम क्या है, आपको ये बताना है। 1 2 3, 2 3 1, 1 3 2 या 3 1 2। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देखें तो आपको दिखेगा नागार्जुन, फिर उसके बाद आपको दिखेगा यहां पे श्रीशैलम, फिर उसके बाद आपको दिखेगा तुंगभद्रा। तो नागार्जुन, श्रीशैलम और तुंगभद्रा, ये क्रम आपको दिख रहा है उत्तर से दक्षिण की तरफ का। अब सवाल में देखिए कैसा है। सबसे पहले हमने क्या देखा था, देखिए नागार्जुन, फिर श्रीशैलम, फिर तुंगभद्रा। अब इसको देखिए, नागार्जुन यानी कि सबसे पहले आना चाहिए 3, फिर उसके बाद श्रीशैलम 1, फिर तुंगभद्रा 2। 3 1 2 कहां पे है, 3 1 2 यानी कि डी हमारा सही उत्तर है। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि जो तीनों हैं ये किस किस नदी पर हैं, ये भी हमें बांधों के बारे में पता होना चाहिए। तो अब आप देखिए, सबसे पहले नागार्जुन सागर और श्रीशैलम ये दोनों किस नदी पर हैं, तो ये कृष्णा नदी पर है। और उसके बाद तुंगभद्रा जो है, जैसा इसका नाम है उसी हिसाब से इसका परिचय समझ लीजिए, तुंगभद्रा नदी पर। तो यहां पर आपको स्पष्ट हो गया, श्रीशैलम, तुंगभद्रा, नागार्जुन में सबसे ऊपर कौन सा आपको तीनों में दिखा। फिर से देख लीजिए, नागार्जुन सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद श्रीशैलम है, यहां पर है, और उसके बाद तुंगभद्रा है जो कि उसके नीचे। ये क्रम है नीचे आने का, उत्तर से दक्षिण ही पूछा था सवाल में, तो स्पष्ट हो गया। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज का पहला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मणिपुर में निवास करती है। अब यहाँ पे देखिए जनजाति की बात हुई है, मणिपुर की जनजातियां बड़ी चर्चा में रही हैं और यह आपको याद भी होगा। एक बार हम फिर से चलिए देखते हैं। मैतेई, कुकी, नागा, नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, या केवल 1 या 1 2 और 3, तीनों की तीनों। अभी कुछ समय पहले पिछले साल की बात करें तो मैतेई, चलिए एक नाम तो तय हो गया मैतेई, और दूसरा कौन सा नाम, कुकी समुदाय। इनके बीच में बहुत ही गहरा विवाद चल रहा था, इनके बीच में कुछ तनाव भरी स्थिति आ गई थी, जान माल का काफी नुकसान हुआ। और वो जो मुद्दा था फिर उसके बाद जो न्यायालय में गया और न्यायालय से और भी ज्यादा विवादित हो गया था, और फिर उसके बाद कुछ उसमें और भी घटनाएं हुई। लेकिन यहाँ पे जो हम चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं कि क्या यह मणिपुर में है, तो बिल्कुल है, मैतेई है। सबसे ज्यादा संख्या में जो है वह मैतेई है। उसके बाद 50% प्लस में इनकी संख्या देख सकते हैं, जो कि अमूमन वैली क्षेत्र में रहती हैं मणिपुर में, और जो हिल एरिया है वहां पर कुकी देखने को मिल जाती हैं। और उसके अलावा आप देखें यह जनजाति एक नागा है। अब यहां पे बात आती है क्या और भी है, तो और भी है। देखिए सबसे पहले मणिपुर की स्थिति देखिए, मणिपुर यहाँ पे है, म्यांमार से इसकी सीमा साझा होती है और 7 सिस्टर में से एक है, ये तो पता ही है। अब इसको जरा पास से देखें तो मणिपुर ये जो है बीच का क्षेत्र है, यह कौन सा है, मणिपुर का इम्फाल। अब देखिए मैतेई सबसे ज्यादा है, फिर है नागा 24.6, फिर है कुकी 15.6, उसके बाद पहाड़ी नेपाली भी हैं, कुछ अदर भी हैं। तो ये सारे के सारे जो है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो थे वो आपने देख लिए। और भी नाम देखने को आपको मिल जाएंगे, ये नाम भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, जैसे कि जीरीबाम, ये भी वहीं का है। तो ये सारे के सारे नाम पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षा में मणिपुर से, क्योंकि हमें 2 ही 3 नाम पता है, जबकि नाम और भी ज्यादा है। चलिए अब यहाँ पे जवाब क्या था वो आपको अंदाजा लग चुका है, अगर तीनों है तो उत्तर क्या होगा, डी, 1 2 और 3। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भीमताल झील, अब ये झील के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए सवाल में पहला जो स्टेटमेंट है, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित सबसे बड़ी झील है। कहां की बात हो रही, हिमाचल प्रदेश की। अब आगे देखिए, यह एक प्राकृतिक झील है और इसकी उत्पत्ति पृथ्वी भूपर्वती के खिसकने से उत्पन्न कई दोषों के कारण हुई है। उसके बाद तीसरा है, ब्रिटिश काल के दौरान 1883 में भंडारण सुविधाओं के लिए एक चिनाई बांध बनाया गया। तो आपको बताना है कितने इसमें से कथन सही हैं। अब देखिए यहां पे एक बात रहे, ध्यान रहे कि यह जो झील है, सबसे बड़ी झील लिख दिया है कि हिमाचल प्रदेश की है, तो सबसे पहली बात तो ये उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में कहां है,
नैनीताल में है। नैनीताल में सबसे बड़ी झील है, और उत्तराखंड की फिर भी सबसे बड़ी नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड की सबसे बड़ी झील जो है वो सहस्त्रताल है, और वो सहस्त्रताल नैनीताल में नहीं है और है उत्तराखंड में ही। अब बात आती है, पहला तो गलत हो गया, दूसरा यह एक प्राकृतिक झील है और इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के भूपर्वती के खिसकने से हुई है, तो यह बात भी बिल्कुल सही है, तो दूसरा तो सही है। तीसरा, ब्रिटिश काल के दौरान 1883 में भंडारण सुविधाओं के लिए चिनाई बांध बनवाया गया था, तो ब्रिटिश काल के दौरान बनवाया गया था, यह बात तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल सही है। और कब बनवाया गया था? 1883 में, यह भी सही है। तो यहां पर झील था और फिर बांध बनवाया गया, दोनों बातें सही हैं, तो दूसरा और तीसरा सही है, लेकिन पहला वाला सही नहीं है। तो कितने सही हैं इनमें से? दूसरा सही है, तीसरा सही, तो हम कह सकते हैं केवल 2 इसमें से सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चाहे तो इसको देख भी सकते हैं, नक्शे में है कि आप देखें तो ये भीमताल लेक है। अब आप इसमें देखें तो ये कौन सा है? उत्तराखंड का नक्शा है। उत्तराखंड में ये है नैनीताल और यहीं पर मौजूद है भीमताल। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक बार और बेहतरीन तरीके से इसकी फोटो भी है आपके सामने, और जो जानकारी जो मैंने आपको पहले ही बताई थी अब मौजूद ही है। और नाम क्यों है? महाभारत में जो पात्र हैं उनकी वजह से ये नाम पड़ा है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत गिद्धों की केवल 3 प्रजातियों, नाम क्या है? ओरिएंटल व्हाइट बैट, लॉन्ग बिल्ड और हिमालयन वल्चर का घर है। और उसके बाद दूसरा है डिक्लोफेनाल, कीटोप्रोफेन और एसेल्क्लोफेनाक जैसी पशु चिकित्सा दवाओं के व्यापक उपयोग से गिद्धों की आबादी पर विनाशकारी परिणाम होते हैं। और तीसरा है कि गुजरात में लगभग हर जगह भारतीय गिद्ध अच्छी संख्या में पाए जाते हैं। अब आपको बताना है कितने कथन इसमें से सही है, कौन सा या कौन से कथन सही हैं, यानी कितने नहीं, कौन सा या कौन से, यानी कि अगर 1 है, 2 है, 3 है, कितने हैं। अब आप देखिए पहले वाले के और तीसरे वाले के पहले हम दूसरे वाले पे आते हैं। अब ये दूसरे वाले कथन में देखिए, ये जो नाम आप देख रहे हैं डिक्लोफेनाक, कीटोप्रोफेन और एसेक्लोफेनाक, ये जो दवाइयां हैं पशुओं को दी जाती, पशु चिकित्सक ये दवाएं पशुओं को देते हैं। और उन पशुओं को जब गिद्ध अपना भोजन बनाते हैं तो ये दवाइयों का असर उन जानवरों में मौजूद रहता है और फिर वह गिद्ध तक पहुंचता है। और ये दवाइयां कारण बनती हैं गिद्धों के जो ऑर्गन होते हैं, विशेष रूप से जैसे कि उसके बात करें कि जो ऑर्गन खाने के दौरान जहां जहां से वह पार्ट जाएगा वहां के अंदर के पार्ट में वह नुकसान पहुंचाता है, उनकी जान को खतरा होता है। तो ऐसे में उनकी जो संख्या कम हो रही है, यानी कि जो विनाशकारी परिणाम की बात कही गई है वो बात सही है। अब देखिए 3 प्रजातियों की जो बात कही गई है, तो कितनी प्रजातियां हैं भारत में? जहां जो आप ये रेड डॉट देख रहे हैं वो गिद्धों के लिए है, वहां वहां पे गिद्ध देखने को मिल जाएंगे, इस प्रकार से रहते हैं। अब बात की जाए तो 9 प्रजातियां हैं। हम देख रहे थे स्टेटमेंट में कितनी? 3, और यहाँ पे कितनी है? देखिए 9, सबके नाम भी मौजूद हैं, आप चाहे तो देख भी सकते हैं, पॉज भी करके एक बार स्पष्ट तरीके से। अब देखिए यहाँ पे, यानी कि ये 3 प्रजातियों की बात सही, स्टेटमेंट गलत हो गया 9, क्योंकि यहाँ पे लिखा है केवल 3। अगर केवल लिख दिया है तो बात फिर ऐसी हो गई कि 3 से ज्यादा 4 नहीं हो सकते हैं, जबकि है 9, तो ये गलत। दूसरा वाला क्यों सही है? तथ्यात्मक रूप से बता दिया। अब तीसरा वाला देखिए, गुजरात में लगभग हर जगह भारतीय गिद्ध अच्छी संख्या में है। क्यों है ये बात? क्योंकि आप देखिए गुजरात में ठीक ठाक यह डॉट दिखाई देते हैं, गुजरात में है भी। आप देखिए मुख्य रूप से कहां मिलेंगे गिद्ध? मध्य भारत में दिख रहे हैं, उत्तर में दिख रहे हैं, पश्चिम में दिख रहे हैं, बाकी जगह भी है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में आपको नहीं दिख रहा है, कम, ये ना के बराबर है, तो वहां पे कोई वो नहीं है, लेकिन गुजरात में मिल जाएंगे पर्याप्त संख्या में। तो ये सही है, और उसके अलावा दूसरा वाला सही है, पहला वाला सही नहीं है। तो हम कितने सही हैं? तो हम कहेंगे 2 और 3, यानी कि सी हमारा सही जवाब हो गया। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आते हैं, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। आपको क्या बताना है? गंगा नदी बेसिन कितने राज्य शामिल हैं गंगा नदी बेसिन में? 1 है, 1 2 है, 1 2 3, 1 2 3 4, या फिर सभी के सभी हैं? चलिए गंगा नदी बेसिन का देख लेते हैं। ब्लू कलर में आप देख रहे हैं, सबसे जो डार्क ब्लू है वो गंगा नदी है। और बेसिन क्षेत्र की बात करें, क्योंकि एक तो होता है नदी और एक होता है नदी तंत्र, तो नदी में जो मुख्य नदी है उसकी बात हो गई, नदी तंत्र में उस नदी की जो सहायक नदियां उसको भी शामिल कर लेंगे तो नदी तंत्र बन जाएगा। अब यहाँ पे मुख्य नदी गंगा की बात करते हैं तो भाई वो तो सीधा है, स्पष्ट, जिस राज्य से होके जा रही है उतने से बात खत्म हो जाती। नदी तंत्र में क्या होता है? सहायक नदियां आप जिस राज्य से आ रही हैं उसको भी शामिल करेंगे। यही वजह है कि सोन नदी जो है छत्तीसगढ़ में बहुत थोड़ी सी मात्रा में देखने को मिलती है यहाँ पे,
लेकिन इसी की वजह से क्या होता है, यह आप पूछ लिया जाए कि गंगा नदी तंत्र का विस्तार क्या छत्तीसगढ़ में है, तो हम कहेंगे हाँ है। सोन नदी क्योंकि सहायक नदी है और वो यहाँ पे मौजूद है, भले गंगा नदी नहीं है। उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी है। अब मध्य प्रदेश के बाद देखें तो राजस्थान भी देखने को मिलेगा। अब उसके अलावा देखें हरियाणा भी देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है। तो जितने विकल्प यहाँ पे मौजूद हैं, झारखंड भी है, ये सारे के सारे इसमें मौजूद हैं। तो सही उत्तर क्या हो गया, उपरोक्त सभी, यानी कि डी। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसी में इस बेसिन के बारे में अन्य भी जो जानकारियां हैं, कुल लंबाई कितनी है, 10 सबसे बड़ी जो पॉल्यूटेड नदियां हैं उनमें से प्रमुख पॉल्यूटेड नदियों में से एक इसकी स्थिति हो गई है। टोटल लेंथ की बात करें, कितना एरिया यह कवर करती है, कितनी ऊंचाई से नीचे आती है, ये सारी की सारी जानकारियां मौजूद हैं। अब उसके बाद देखिए, हाल ही में भारत की पहली एकीकृत पाम तेल प्रसंस्करण इकाई किस राज्य में स्थापित की गई है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात। अमूमन हमें क्या लगता है, दिए गए विकल्पों में से शायद जो पाम तेल प्रसंस्करण है, पाम तेल प्रसंस्करण नॉर्थ ईस्ट में नहीं होगा, लेकिन जवाब नॉर्थ ईस्ट ही है, क्योंकि प्रयास यही हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में उद्योगों को बढ़ाया जा सके और उसी दिशा में पाम तेल प्रसंस्करण की इकाई लगाई गई है, एकीकृत है। तो चूंकि पाम ऑयल का जो है सबसे ज्यादा एक तरह से इंपोर्ट करने वाला देश है भारत, उपयोग करने में दूसरे नंबर पर भारत। अब चूंकि इंपोर्ट बहुत ज्यादा करता है तो आवश्यकता है, तो क्यों ना हम इसको खुद घर पे ही अपने देश में ही उपलब्ध करा सकें, इसका प्रयास किया जा रहा है। इसी वजह से इसके लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। तो उत्तराखंड में आप समझ लीजिए कि, सॉरी उत्तराखंड नहीं, अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश में यह जो स्थापित हुई है उसके पीछे की एक बड़ी वजह थी राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन। ऑयल पाम एक वनस्पति तेल है, एडिबल ऑयल है और खाद्य तेल है, तो इसका उपयोग बहुत ज्यादा है, अलग अलग क्षेत्रों में है, खाने के अलावा भी अलग अलग उपयोग है। तो इसका उपयोग क्योंकि बढ़ रहा है तो इसको मांग बढ़ रही है, तो भारत इसके मामले में अपना उत्पादन बढ़ा रहा है। और इसी वजह से भारत ने लक्ष्य रखा है कि 2025-26 तक 11 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन करना है। और उसके बाद 2025-26 के बाद 2029-30 तक क्या करना है, 28 लाख टन का उत्पादन करना है। तो उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास भारत कर रहा है। तो कहां पे है अभी ये, देखिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की पहली एकीकृत पाम तेल प्रसंस्करण इकाई है, पहली है, इस वजह से महत्वपूर्ण है। कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, चलिए स्पष्ट हो गया। अब अगला, जास्कर राजमार्ग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में सीमा सड़क संगठन, जिसको हम बोलते हैं BRO, ने लद्दाख में रणनीतिक निम्बू पदम दारचा सड़क को जोड़कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसके बाद यह सड़क कारगिल लेह राजमार्ग के साथ दारचा और निम्मू से गुजरते हुए मनाली और लेह के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क के रूप में कार्य करती है। उसके बाद यह अब मौजूदा मनाली लेह और श्रीनगर लेह मार्गों के साथ लद्दाख को भीतरी इलाकों से जोड़ने वाली तीसरी धुरी है। आपको क्या बताना है, उपयुक्त कथनों में से कितने सही नहीं है। अब यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, कितने सही नहीं है, यानी कि कितने गलत हैं ये बताना है। तो देखते हैं कितने गलत हैं। पहला वाला देखते हैं, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख में रणनीतिक निम्बू पदम दारचा सड़क को जोड़कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तो क्या है, निम्बू पदम दारचा सड़क क्या है, तो देखिए ये जो है आपके सामने निम्बू पदम दारचा रोड है। ये मनाली से आगे बढ़ेंगे तो दारचा, पदम, फिर यहाँ पे लेह यानी कि लद्दाख में निम्बू क्षेत्र है उस जगह पर मौजूद है। तो ये एक नया रास्ता अभी हाल ही में तैयार हुआ है, तो ये लद्दाख को कनेक्ट करता है मनाली से। ठीक है, तो यहां पे यह बात सही है, महत्वपूर्ण उपलब्धि है यह रोड हम देखते हैं अभी हाल ही में। अब उसके बाद दूसरा देखिए, यह सड़क कारगिल लेह राजमार्ग के साथ दारचा और निम्मू से गुजरते हुए मनाली और लेह के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क के रूप में कार्य करती है। ठीक है, अब देखिए कारगिल लेह राजमार्ग के साथ दारचा और निम्मू से गुजरते हुए मनाली और लेह के बीच, देखिए दारचा और निम्मू से गुजरते हुए मनाली और लेह के बीच, यहां पे निम्मू है बताया मैंने आपसे, तो लेह और मनाली के बीच मौजूद है ये मार्ग। तो ये स्पष्ट हो गया, दूसरा वाला भी सही है। अब तीसरा देखिए, यह अब मौजूदा मनाली लेह और श्रीनगर लेह मार्गों के साथ लद्दाख को भीतरी इलाकों से जोड़ने वाली तीसरी धुरी है। अभी देखिए दो धुरी है, एक धुरी है मनाली लेह वाली और दूसरी है श्रीनगर लेह वाली। कहां कहां पे है देखिए,
आप देखिए ये श्रीनगर है और ये आए हम लेह, ये एक धुरी हो गई। दूसरी क्या है, मनाली से ये पहले वाला ये जो रास्ता एक था लेह वाला, एक ये था। अब एक नया हो गया जो यहां से ये इस प्रकार से मनाली से लेह के बीच जुड़ रहा है, तीसरा हो गया। तो ये तीसरा है, यह बात भी स्पष्ट हो गई इस कथन में। तो तीसरा वाला कथन भी सही है, दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। और पूछा कितना है, कितने सही नहीं है, यानी कितने गलत हैं। एक भी गलत नहीं है, एक भी गलत नहीं है मतलब कि उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, उपरोक्त में से कोई भी ऐसा नहीं सही नहीं है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब मिल गया है डी। ठीक है, ठीक है, कोई स्पष्टता नहीं है ना इसमें, कोई अस्पष्टता नहीं, सब स्पष्ट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी की सारी जानकारी है जो मैंने आपसे बताया था मुख्य रूप से, वो सारी की सारी बातें जो नक्शे के माध्यम से मैंने कंफर्म भी कर दी हैं। चलिए, हाल ही में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के दायरे में भारतीय ग्रे वुल्फ किस राज्य में देखा गया है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। किस प्रकार का नाम है, नाम पहले ध्यान रखिए। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, इस अभयारण्य के अंदर देखा गया है किसे, भारतीय ग्रे वुल्फ। अब भारतीय ग्रे वुल्फ राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में देखा गया, तो हमें पता तो होना चाहिए कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किस राज्य में है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात। किसमें, मध्य प्रदेश में, यानी कि सी सही जवाब हो गया। अब देखिए स्पष्ट तौर पर यह मध्य प्रदेश में इस जगह पर है, लेकिन एक ट्राई जंक्शन में है। ट्राई जंक्शन में है मतलब कि पास में ही उत्तर प्रदेश लगा हुआ है और राजस्थान भी वहां से लगा हुआ है, लेकिन किसमें कहेंगे हम, यह कहेंगे मध्य प्रदेश में। और यह देखा कहां गया है, देखिए ग्रे वुल्फ है, यह ग्रे वुल्फ देखा गया है मध्य प्रदेश में, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि यह जो अभयारण्य है नेशनल चंबल सेंचुरी, ठीक है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, यह मध्य प्रदेश में है। कब स्थापना हुई, 1979 में। एक अभयारण्य के रूप में 425 किलोमीटर क्षेत्र में यह मौजूद है। अब ठीक है, इसे घड़ियाल अभयारण्य भी कहते हैं। इसे राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य भी कहते हैं। यहां पर्याप्त मात्रा में घड़ियाल भी मौजूद है। इसके अलावा जो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन, गंगेटिक डॉल्फिन, वो भी यहां इस क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। गंगेटिक डॉल्फिन इस क्षेत्र में भी देखने को मिलते हैं, मिले हैं। ठीक है, तो स्पष्ट हो गया, जवाब हमें मिल चुका है। अगले सवाल की तरफ बढ़ें। हाल ही में खबरों में रहे लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी विवादित क्षेत्र का संबंध किससे है? भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत चीन या चीन भूटान। मेरे हिसाब से आपको इस सवाल का जवाब पता होगा, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए क्या इसका जवाब हो सकता है। ए, भारत नेपाल, पता है आपको। अब ये तीनों नाम आप देखिए, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी। लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानी, ये तीनों को तीनों आप देखिए कहां मिलते हैं। आप एक एक तरफ से आप चाहे तो देख सकते। लिपुलेख, उसके बाद लिम्पियाधुरा, उसके बाद आप और कहीं देख सकते हैं काला पानी आपको कहीं दिख रहा है, और ये काला पानी है। ठीक है, तो अब क्या था, ये सीमा बनाते थे। मुख्य रूप से देखा जाए तो ये वो क्षेत्र थे जो सीमा के क्षेत्र थे, भारत की सीमा बना रहे थे। और नेपाल ने फिर क्या किया, मतलब भारत की सीमा का निर्धारण कर रहे थे। और ये कहां पे थे, ये एक मुख्य रूप से किस नदी के किनारे हैं, तो एक नदी है जिसको हम कह सकते हैं, नेपाल में उसे शारदा नदी के नाम से जाना जाता है, और भारत में काली रिवर, काली नदी के नाम से। तो अब क्या हुआ कि यह जो नदी थी, नदी का बहाव थोड़ा सा परिवर्तित हो गया। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि नेपाल इस क्षेत्र पर दावा करने लगा। और कुछ ऐसी संधि थी जिसमें एक तरफ था कि नदी के एक तरफ का क्षेत्र नेपाल का, एक तरफ का क्षेत्र भारत का, लेकिन नदी ने अपना प्रवाह कुछ समय पहले बदल दिया, काफी टाइम पहले। तब हुआ यह कि नेपाल का इन क्षेत्रों पे दावा होने लगा, और अभी नेपाल ने अपने नोट पर इन क्षेत्रों की फोटो भी लगा दी है। तो इस वजह से यह काफी चर्चा में है। तो याद रखिएगा, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी। ठीक है, अब किससे संबंधित है, भारत नेपाल, स्पष्ट हो गया। चलिए अभ्यास प्रश्न में देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सूची 1, सूची 2। पावगड़ा सोलर पार्क, आंध्र प्रदेश, चारीधंड आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व, मणिपुर, और चांगथांग वन जीव अभयारण्य, सिक्किम। ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई भी नहीं। आप प्रयास कीजिएगा इस सवाल का जवाब देने का। जब आप प्रयास करते हैं, आप कोशिश करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, तो हमें और बेहतर करने के लिए मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए क्या करना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, पढ़ते भी रहना है, और एक खास खबर का ध्यान रखना है कि दृष्टि IAS इंदौर में आ चुका है, और इंदौर में हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी आ चुका है।
क्लासेस ऑफलाइन शुरू हो चुकी हैं, एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। तो जिन्हें भी एडमिशन लेना है वो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9654770770 पर और जानकारी ले सकते हैं और अपनी क्लासेस ऑफलाइन सेंटर से भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिल जाए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।